हेलो गाइस, वैसे आप लोग पता है कि अब हम लोगों ने एक वीडियो का शॉर्ट डाला था। वैसे उसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं हुए और हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अब क्लास 11वीं की केमिस्ट्री की। जैसे आप सब जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th के जो बोर्ड्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, तो अब हमारी जो मेन पढ़ाई शुरू हो गई है 11th क्लास की। तो उसमें केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्यों नाम रखा, क्योंकि ये जो क्लास 11th के बेस, क्लास 12th का जो बेस है वो इसी चैप्टर से बनेगा। और इसी चैप्टर को अगर हम लोग ढंग से पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में आगे चल के किस तरह से है। ये चैप्टर जो है समझिए बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे आईआईटी, जेई, गेट, अलग अलग पेपर्स का। तो पहला ही इन्होंने देखिए डेफिनेशन बहुत अच्छे से दे दी है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की साइंस है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो जानकारी है वही केमिस्ट्री है। तो मॉलिक्यूल्स से तो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। जब एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट बना देते हैं तो वो होता है हमारा मॉलिक्यूल्स। ये जो हमने पढ़ा ये 108 या 118 जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जितने अवेलेबल 118 एलिमेंट्स, ये उनकी साइंस नहीं है, लेकिन वो कितने तरह के मॉलिक्यूल्स अपने से फॉर्म कर लेते हैं ये उसकी साइंस है। अब देखिए पहले पेज में हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन दे रखी है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री अगर किसी भी मटेरियल सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट की हमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बारे में पता चल जाए, जो ब्रांच साइंस की हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताएगी वही हमारी केमिस्ट्री होगी। अब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ? केमिस्ट्री जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं ये बहुत पुरानी तो है नहीं। केमिस्ट्री हम लोग अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। तो ये क्यों आई? आखिर हमारा ही कुछ फ़ायदा होगा। तो इन्होंने दो इंटरेस्टिंग थीसिस के लिए हमने इसकी खोज करी। दो इंटरेस्टिंग थीसिस कौन सी है? एक तो फिलोसोफर स्टोन पारस पत्थर, जो कि हम लोगों ने केवल अब तक कहानियों में सुना है कि ये जो बेसल मेटल्स होता है जैसे कि आयरन, कॉपर, इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। और एलेक्जायर ऑफ लाइफ, मतलब जो कि हमें अमृत प्रदान करे, जो कि हमें कभी मरने ना दे। अमृत की खोज के लिए कि मतलब कभी इंसान मरे नहीं और ऐसी चीज़ जिससे सभी लोग अमीर बन जाए, इस दो चीज़ों के लिए हमने खोज करी थी केमिस्ट्री। इसकी खोज किस ईयर में हुई? यहाँ पे मेंशन है क्लियरली 1300 to 1600 CE में केमिस्ट्री जो है मेनली इसने एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्म लिया था। अब आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिया है इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते थे, रसतंत्र, रस क्रिया और रस विद्या कहते थे। इसमें इट इंक्लूडेड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ बता दिया कि क्या कहते थे एशियन इंडिया में। फिर नीचे इन्होंने बताया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम लोगों की जो इंडिया में हमारी केमिस्ट्री बहुत पुराने टाइम से है, बस हम लोगों को पता नहीं था कि वो ये चीज़ केमिस्ट्री है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में उन्होंने हमको बताया है कि किस तरह से हम सी वाटर से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत लेटर दूसरी जगहों पर बताया गया। उसके बाद सुश्रुत संहिता में हमें बताया गया कि बेसिस जैसे जो सॉल्ट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। फिर रसोपनिषद जो बुक है उसमें हमें बताया गया कि कैसे हम गन पाउडर मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। रत्नाकर जो है इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड के साथ डील करी। जो चक्रपाणी हैं उन्होंने मर्करी सल्फाइड की खोज करी, जिससे हमारे इंडिया में बहुत पहले ही सोप का फॉर्मेशन हो चुका था और हम सब लोग सोप्स का यूज़ कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए मस्टर्ड ऑयल और कुछ बेसिस का यूज़ किया था सोप बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया अथर्ववेद जो कि 1000 BC में बना था। इन्होंने कुछ डाई स्टफ़ या फिर जो मटेरियल जैसे कि टर्मरिक, मैडर, सनफ्लावर, इन सब चीज़ों से बनने वाले सब्सटेंसेस के बारे में बात करी। उनकी टिंटिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, जिससे मतलब रंग जैसी चीज़ों के बारे में बात करी इसने, अथर्ववेद ने। वराहमहर बृहत संहिता ने हमें परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स की जानकारी दी। गंधयुक्ली ने हमें किस तरह से हम सेंट और माउथ परफ्यूम बना सकते हैं उसकी जानकारी दी। पेपर, इंडिया में पेपर 17वीं सेंचुरी में मिला था। कैसे मिला था? जब चाइनीज़ ट्रैवल आयत सिंह ने यहाँ आए थे और उन्होंने एक्सिबिशन और तस्वीला में
इंडिकेट, उन्होंने बताया हमें कि इंक जो है इंडिया में 4th सेंचुरी से है। वेद और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने हमें कई तरह के लिक्वर्स के बारे में बताया गया, लिक्वर्स यानी शराब और इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अस्वस्थ, देखिए अस्वस्थ यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है रिफर्स टू एनेटल डिफिटमेंट्स ड्रिंक, वही मतलब शराब वराब के बारे में बताया गया। आचार्य कन्नर, ओरिजिनल नोन एज द नेम कश्यप, आचार्य कन्नर जिनका ओरिजिनल नेम कश्यप है, उन्होंने सबसे पहले हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो कि परमाणु होता है, ही फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो कि बहुत छोटे छोटे, जो जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिन पार्टिकल्स को, उन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं एटम से। तो ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम, सारे सब्सटेंसेस जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं वो एटम्स है, परमाणु हैं, जो इटर्नल है, जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते, स्फेरिकल शेप में होते हैं, सबस्प्राइज प्रिंसिपल मतलब जितना दबाना चाहे दबा भी सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और अपने ओरिजिनल स्टेट में ये मोशन में भी होते हैं। अब इधर तरफ चारक संहिता जो है ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक है इंडिया का, इन्होंने हमें डिजीजेस के ट्रीटमेंट के बारे में बताया। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडिया सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, मॉडर्न साइंस जो है इंडिया में बहुत लेट आई है। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच ऑफ यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री ने हमें डे टू डे लाइफ को हमारी बहुत आसान बना दिया है। उसने किसी भी मैटर सब्सटेंस की कंपोजिशन, कैसे फॉर्मेशन हुई उसकी, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसने मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करा, इन सब चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा डील करी है। अब हम लोग आगे वाले पेज पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो मतलब हर जगह एप्लीकेबल, लगभग हर फील्ड में एप्लीकेबल है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है हमें कई तरह के मेथड प्रोवाइड कराती है, मतलब कई तरह के उन्होंने हमको दवाइयाँ प्रोवाइड कराई हैं हमारे नेचुरल सोर्सेज से, जिसकी वजह से लोगों की जान बच पाई है, जैसे कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ये कैंसर थेरेपी में मदद करते हैं। वहीं ड्रग AZT, एजिडोथाइमाइडाइन, ये जो है ये एड्स पेशेंट की मदद करती है। सेफर अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हैजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक CFCs रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। केमिस्ट्री की मदद से ही हम लोगों ने क्या करा, जो CFCs बनते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसकी भी मदद करी। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है ग्रीन हाउस गैसेज की, उसको भी इसी ने कवर करा है, केमिस्ट्री ने ही इनमें मदद करी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मैटर क्या है। मैटर मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ले, वो इस जगह में कुछ स्पेस ले और उसके पास मास हो, वो मैटर है। हर चीज़ हमारे आसपास जो भी है उसके कुछ मास है, कुछ स्पेस है। ये जो इवन पेन है, अगर हम पेन को रख दें तो इसका भी कुछ ना कुछ ये स्पेस लेता है अपनी। अब देखो दो लाइन को यहाँ पे लाइन रख के इनकी जगह को कवर करने के लिए इसने भी अपना स्पेस ले लिया, और इसका कुछ मास भी है, कुछ वेट भी होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट टॉपिक, इसी में का मतलब सब टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है 3 फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं, एंड देयर इज़ मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और इनके में जो मूवमेंट होता है, जो फ्रीडम होता है वो बहुत कम होता है, मतलब मूवमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। वहीं लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं, लेकिन वो उनके पास थोड़ी छूट होती है, थोड़ा घूमने के लिए वो फ्री होते हैं। वहीं गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, और इनकी बिल्कुल खुली छूट होती है, घूम फिर सकते हैं। अब समझिए सॉलिड जो है वो क्लास 10th है, क्योंकि इनके पास बहुत बोझ रहता है क्लास 10th वालों के पास। इनको क्लास 11th की प्रिपरेशन भी करनी होती है, आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करनी होती है, क्लास 12th का भी होता है, लेकिन क्लास 12th वाले थोड़ा थोड़ा आते आते फ्री होने लगते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में जब इंसान आ जाता है तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, तब उसकी जो मर्जी होती है वो कर सकते हैं। तो यही इस तरह से भी आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भैया ये तो सॉलिड तो क्लास 10th है और लिक्विड हमारा क्लास 12th है और गैस हमारा यूनिवर्सिटी के हैं। नेक्स्ट पेज पे 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस बनेगा, फिर गैस को कूल करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे सॉलिड बनेगा। तो ये सब हमारे, अब इन्होंने हमें उसी का एक और सब टॉपिक दे दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासीफाई करें। बल्क लेवल में मैटर को हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई कर सकते हैं। सब्सटेंसेज आर सेम इन केमिकल नेचर, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। जब जो वो सब्सटेंस
जो उनका केमिकल नेचर सेम हो, उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब मिक्सचर कंटेन पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो होता है ये पार्टिकल्स होते हैं 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के, जो कि किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका कंपोजिशन जो है वे वेरी कर सकता है। मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है ये कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। जैसे शक्कर पानी का घोल अगर मिक्स करते जाए तो पूरा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, और ये मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हर जगह एक जैसा होता है। वहीं पे हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है इसका जो कंपोजिशन होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये इसके मतलब जो जैसे बालू का पानी में डाल दें तो बालू का जो मिक्सचर होगा पानी में, उसमें बालू के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और पानी हमें अलग दिखेगा। तो ये जो हमारा मिक्सचर होगा ये होता है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, तो ये हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मतलब मेथड से, सिंपल है फिजिकल मेथड से सही करे जा सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये सब कुछ एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस के लिए। प्योर सब्सटेंस को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो होता है इसके अंदर केवल एक ही तरह का एटम होना चाहिए। ये जो होते हैं ये पार्टिकल जो होते हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इस पेज तक हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें बताया जाएगा कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं जो वो होते हैं ऑल एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और लेकिन ये लोग एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, और ये सिंपल मेथड से क्लासीफाई नहीं कर सकते, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो, एंड दिस रेशियो इज करेक्टर ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड, मतलब हमने ये बता दिया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द मेजरमेंट। उसको कैसे नापेंगे? अगर हमने कोई मैटर हमने पता कर लिया कौन से स्टेट में है, लेकिन अब उसको कैसे नापेंगे? अगर वो सॉलिड है तो उसके नापने का तरीका अलग होगा, लिक्विड है तो उसके नापने का तरीका अलग होगा, और गैस होगी तो उसके नापने का तरीका अलग होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड, बेस, सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो होता है जब इसको मेजर करते हैं तो इनमें जो हमारा जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि उसके अंदर कोई केमिकल चेंज अकर करे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितना उसका मास है, इन सब चीज़ों की जो क्वांटिटी मेजरमेंट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 डिफरेंट सिस्टम पहले दिए गए थे, इंग्लिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। वहीं मेट्रिक सिस्टम जो है फ्रांस में बना था, और मेट्रिक सिस्टम बहुत कन्वीनियंट भी होता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट SI, जिसको हम लोग फ्रेंच बोलते हैं ली सिस्टम इंटरनेशनल डाई यूनिट्स, एब्रिवेटेड एज SI, इसको किसने दिया था? इसको दिया था CGP, मतलब कॉन्फ्रेंस जनरल डस बॉयस मेजरमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन करी थी मीटा कन्वेंशन में, जिसकी वजह से हमें SI सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स मिली हैं, जिन्हें हम 7 फंडामेंटल साइंटिफिक यूनिट्स भी कह सकते हैं, और बाकी के जितने भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं से हमें इनकी डिराइव्ड यूनिट्स मिलती हैं। अब हम लोग आगे वाले पेज पे आते हैं। जैसे कि 7 बेस यूनिट्स कौन सी हैं? लेंथ की बेस यूनिट मीटर, मास kg, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। देखिए यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो 6 हैं इनको तो आपने यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो 7th चीज़ है इसको हम लोग बहुत आगे जाके कहीं पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मतलब सब कुछ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या इनके साइंस होते हैं। अब इन्होंने हमको उसी से, जैसे इन्होंने बेस यूनिट्स हमको बताई थी 7 बेस यूनिट्स, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे मेज़र किया जाता है। तो मास एंड वेट। मास जो होता है, मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। मास क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। वहीं वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है जो ग्रेविटी हमारे ऊपर लगाती है। मतलब अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारा अर्थ पे हो चाहे मून पे, हमारा मास तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा वेट जो होगा वो मून पे 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है।
तो हमारा वेट डिफ़र करेगा, लेकिन हमारा जो मास है वो डिफ़र नहीं करेगा। ठीक, एसआई यूनिट मास का क्या है केजी में, लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उन्होंने थोड़ा उसको कम कर लिया और उसको हमने ग्राम में भी यूज़ कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, कितना स्पेस एक सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया वो हमारा वॉल्यूम है। अगर हमने उसे कहीं किसी जगह पे रखा तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा वो हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट्स हैं वो है मीटर क्यूब, और इसके जो कॉमन यूनिट इन्होंने लीटर भी यूज़ करते हैं, डेसीमीटर भी यूज़ करते हैं, ये सब भी ये लोग यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे इन्होंने हमसे कहा इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड। लेबोरेटरी में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे मेजर कर सकते हैं? किसी ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, ब्यूरेट से, पिपेट से, कॉनिकल फ्लास्क के। अब एक बार एक डायग्राम आने चाहिए कि बाई चांस कभी अगर पूछ लिया गया ड्रॉ करने के लिए तो आपको बस ध्यान और एक रफली दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है, और अगर लैब में भी पूछ लिया जाए तो इन फिगर से आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम से बनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट है, मीटर क्यूब इसकी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल्स अबाउट हाउ क्लोज दी पार्टिकल। डेंसिटी में क्या बताती है कि कितने क्लोज पार्टिकल एक दूसरे से पैक करेंगे, कितनी क्लोज पार्टिकल एक दूसरे के हैं। अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। अब टेम्परेचर के लिए हम लोग 3 स्केल्स का यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। कन्वर्जन क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन अगर मैं डिग्री सेल्सियस में करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन होगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। वहीं अगर डिग्री सेल्सियस का करना होगा तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट 5/9 माइनस 32। केल्विन स्केल के कन्वर्जन के लिए केल्विन का कन्वर्जन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है, जैसे कि वहाँ पे कहीं भी हम लोग बाहर जैसे हम लोग कहीं अगर हिमालय पे ले लें तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है नेगेटिव में भी कई बार जाड़ों में चला जाता है, तो लेकिन केल्विन अगर स्केल होगा तो वो टेम्परेचर कभी नेगेटिव में हमें वहाँ पर शो नहीं करेगा। अब इन स्केल से पता चल जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अगर सेल्सियस में, तो 273.15 केल्विन होता है केल्विन में, वहीं फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। फिर सब में इन्होंने देखिए 0 यहाँ से 100 कर लिया, 273 का भी 100 हो गया और बस। लेकिन फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 होता है, इन्होंने 100 का यहाँ पे गैप नहीं होता है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या आती है? हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे ढंग से पढ़ें तो नेक्स्ट पेज में एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n × 10⁻n। ऐसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन जिसकी वजह से जो उसकी पावर हो वो हम n × 10⁻n के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, 1.00 हो, 00 है तो 1 × 10⁻³ लिख सकें या फिर 2.3 कर सकें। इसमें जो हमारा जो कैपिटल n है इसकी वैल्यू 1 to n के बीच में लाई करनी चाहिए, और शॉर्ट n की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर कुछ भी हो सकती है, कोई वैल्यू ये लाई करवा सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि इस पेज में बस इतना ही था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखना है कि मतलब जितने पॉइंट्स तक यहाँ पर उतने ही पॉइंट्स तक हमें वहाँ पर भी लिखना होगा। ठीक है, मतलब इक्वल यहाँ पे वैल्यूज़ होनी चाहिए, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स की जो हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज़ सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो होते हैं इनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट होता है और जो स्किल होती है पर्सन की, इसकी वजह से उसमें भी कुछ दिक्कत आ जाती है। तो अनसर्टेनिटी जो होती है एक्सपेरिमेंट में, और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? वो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जिनसे हमें सर्टेनिटी प्लस या -1 मिलती है कि पता चलता है कि वो कितना सर्टेन डिजिट है। जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट जो होंगी वो सिग्निफिकेंट है, मतलब जितनी भी, जैसे 1 2 3 तो यहाँ पे 3 होगा हमारा सिग्निफिकेंट नंबर। ज़ीरोज़ जो होते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट के आगे जो ज़ीरोज़ लगे होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब उन्हें हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। ज़ीरोज़ जो नॉन जीरो डिजिट के पीछे लगे होते हैं वो, मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में लगे होते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। वहीं ज़ीरोज़ जो हमारे एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, मतलब राइट ऑफ अ नंबर के एंड में लगे होते हैं, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में लगे हों। अब आगे आते हैं, यहाँ पे प्रिसीजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब कितना क्लोज है वो सेम क्वांटिटी। वहीं
एक्यूरेसी क्या होता है, इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, मतलब पार्टिकुलर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब जैसे एक इन्होंने लिया है एक एग्जांपल कि स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है, तो इसमें से सबसे अच्छा एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट कौन का होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 2 होगा, तो 2 के आसपास वाला नंबर कौन से इन्होंने लिए एवरेज 2.01 और 1.99, तो ये सबसे एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या होगा, अगर राइट मोस्ट डिजिट को हम रिमूव, अगर राइट मोस्ट डिजिट का जो नंबर है वो हमारा मोर देन 5 होगा तो फिर हम उसको उसके प्रीसीडिंग नंबर से इंक्रीज बाय 1 करके हटा देंगे। वहीं अगर लेस देन 5 होगा प्रीसीडिंग नंबर को नहीं चेंज करेंगे। अगर राइट मोस्ट डिजिट का नंबर टू बी रिमूव्ड इज 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, अगर 5 है तो चेंज नहीं होगा, अगर वो इवन नंबर है तो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और ऑड नंबर है डिक्रीज हो जाएगा 1 से। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो मेथड जो यूज़ करते हैं हम इस फैक्टर को अकम्प्लिश करने के लिए, डायमेंशन को अकम्प्लिश करने के लिए, वो फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड भी कह सकते हैं, इसे डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 21 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था एनसीईआरटी से। अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।